हेलो गाइस, नमस्ते। मैं जेपी पाठक। आज यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस अथवा भ्रूण कोष विकास की संरचना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन डायग्राम के ऊपर आता है कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं और भ्रूण कोष के विकास की संरचना बनाना है। डेवलपमेंट एम्ब्रियो शेप किस प्रकार से संरचना होती है, आज हम संरचना के माध्यम से कुछ बातों को जानेंगे। सर्वप्रथम आप सभी छात्र छात्राएं हमारे साथ अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम होता क्या है कि एक पुष्प, मादा पुष्प वाले भाग के बारे में हम कुछ थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा और जानेंगे। ये इतने भाग जो होते हैं, ये टोटल भाग स्त्री केसर या कार्पेल या पिस्टिल कहलाते हैं। कैसे? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिल करके ये स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। स्त्री केसर में एक संरचना और पाई जाती है जिसे हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं, यानी अंड के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर बीजांड होता है। इस बीजांड का विकास सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि बीजांड का विकास कैसे होता है। जब पुष्प परिपक्व अवस्था के पहले परिपक्व हो रहे होते हैं, तब यहाँ पर अंडाशय वाले भाग पर इस वाले आधार से बीजांडासन ऊतक पाई जाती है। बीजांडासन ऊतक कुछ त्रिकोणाकार होती है और इस बीजांडासन ऊतक के द्वारा बीजांड का, ओव्यूल का निर्माण होता है। कैसे होता है वो जानेंगे। ये बीजांडासन ऊतक त्रिकोणाकार का होता है और इसके अंदर इस तरीके से ऊतक पाए जाते हैं। ये इन ऊतकों में निरंतर विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ एक विशेष प्रकार की रचना बन जाती है। एक विशेष प्रकार की रचना कुछ इस प्रकार से आ जाती है। अब इस संरचना में इस बीजांड का निर्माण होना चालू हो जाता है इस ऊतक के द्वारा। इसे कहते हैं स्पोरोजियल टिश्यूज, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और यहां से एक आवरण का निर्माण होता है, एक अध्यावरण का निर्माण हुआ। ये न्यूसेलस बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कुछ समय के बाद फिर इनमें 2 आवरण विकसित हो जाते। इस तरह जब 2 आवरण बन गए तो इन आवरणों का वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है और न्यूसेलस या बीजांडकाय को पूरी तरह से घेर लेते हैं। इस तरह घेर लिए। यहां पर पहले एक अध्यावरण बना, फिर 2 अध्यावरण का विकास हुआ, फिर दोनों अध्यावरण विकसित होकर के न्यूसेलस या बीजांडकाय को पूर्ण रूप से घेर लिए। यहां पर कुछ शेष भाग छूट जाता है जो नहीं घिरता है। बीजांडकाय के जहां से छिद्र दिखाई देते हैं उसे कहते हैं बीजांड द्वार, यानी माइक्रोपाइल। इसे कहते हैं माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। इस वाले भाग को कहते हैं इंटगुमनेट, यानी अध्यावरण। और जहां से बीजांडकाय विकसित होता है, बीजांडकाय के सिरे से जहां से अध्यावरण निकलते हैं, उस वाले भाग को चलाजा कहते हैं। चलाजा यानी निभाग। अब ये संरचना एक बीजांड, परिपक्व बीजांड की संरचना होती है। लेकिन अभी इस बीजांडकाय में भ्रूणकोष कैसे बनेगा
गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये बात हमें जानना है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि उधर जो बीजांडकाय बना था उसमें से बीजांडकाय को हमने लिया। बीजांडकाय की भाग में विभजोतक ऊतक पाई जाती है। न्यूसेलस के भाग में विभजोतक ऊतक पाई जाती है। इन विभजोतक ऊतकों में एक विशेष प्रकार की रचना विकसित हो जाती है बीजांड द्वार की ओर, माइक्रोपाइल की ओर। तो कौन सा संरचना है, कुछ इस प्रकार से एक संरचना बन जाती है जो विशेष प्रकार की दिखाई देती है। इस प्रकार की संरचना पाई गई यहां पर, कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई गई, इसे बोला गया प्राइमरी पेराइटल सेल, सॉरी प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल, प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल। प्राथमिक प्रप्रसु कोशिकाएं बन जाती हैं बीजांड द्वार की ओर, बीजांड के अंदर। फिर इनमें परिणत विभाजन होता है, इन कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। तो परिणत विभाजन के फलस्वरूप यहां पर परिणत विभाजन होगा। अगले स्टेप में ये बीजांडकाय की संरचना है। फिर उसी तरीके से बनेगा बीज की कोशिकाओं में ऐसे ही ऊतक पाए जाएंगे और इन ऊतकों में जो कोशिकाएं बनी थी उन कोशिकाओं में परिणत विभाजन हो जाएगा, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस तरह यहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। तो पहला कोशिका बना प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राथमिक भित्तीय कोशिका बन गई बीजांड द्वार की ओर और निभाग की तरफ मेगा स्पोरोजेनेसिस सेल बन गया। बीजाणुजन कोशिका बन गई, इसे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजिनस लिख दीजिए, जिनस सेल। गुरु बीजाणु कोशिका, गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं बन गई और ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका में परिणत विभाजन कभी कभी हो जाता है लेकिन होता नहीं है। कभी कभी परिणत विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब उस अवस्था में इन कोशिकाओं के केंद्रकों में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब परिणत विभाजन की प्रक्रिया होती है तो इन कोशिकाओं में ऐसे ही जो ऊतक पाए गए थे ऊतक ही पाए जाएंगे और जो अंदर की कोशिका थी, अंदर की जो कोशिका थी प्राथमिक पेराइटल सेल और दूसरी कोशिका जो थी वो थी मेगा स्पोरोजिनस सेल। अब इसके अंदर अगर विभाजन की क्रिया होती है प्राइमरी पेराइटल सेल यानी प्राथमिक वित्तीय कोशिका में अगर विभाजन की क्रिया होती है तो केंद्रकों में विभाजन की प्रक्रिया हो जाएगी। कभी कदार होता है, हमेशा नहीं होता, कि किसी किसी पौधों में होता है। तो ये बन गए प्राथमिक वित्तीय कोशिका या इसे लिखेंगे पेराइटल सेल, इसे लिखेंगे पेराइटल सेल, पेराइटल 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 सेल। पेराइटल सेल
वित्तीय कोश का जो बना और नीचे जो बना यहां पर बना मेगा स्पोर मदर सेल। गुर बीजाणु मात्र कोशिका बन गई मेगा स्पोर मदर सेल। मदर सेल ये दो प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तन हो गया। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल बना है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनकी कोशिकाओं में परिवर्तन आ जाएंगे और ये 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इस तरह यहां पर ये 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर दिए। जो अगुणित कोशिका बन गए इस तरह 4 अगुणित कोशिका बन गए। इन्हें कहा गया मेगा स्पोर सेल। ये अगुणित कोशिका हैं लेकिन इनमें से कुछ 3 कोशिकाएं डीजनरेट हो जाती हैं। आगे इनकी कोशिकाओं में हास्य होना प्रारंभ हो जाता है और जो सक्रिय होते हैं जो जनरेटिव होते हैं वो कोशिका आगे वृद्धि करके भ्रूण कोश का निर्माण कर लेते हैं। अब यहां पर जो 4 कोशिकाएं मेगा स्पोर बने हैं ये यहां पर लिख सकते हैं मेगा स्पोर सेल। स्पोर सेल ये अगुणित 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं जिनमें से अब इनका हास्य हो जाता है। एक कोशिका यहां पर बना लेंगे छोटा सा, इस तरह बना लो इधर। अब इनमें से जो 4 कोशिकाएं पाई गई मेगा स्पोर का गुरु बीजाणु का, तो यहां पर एक कोशिका सक्रिय होगा और बाकी कोशिकाएं अब भ्रष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी कुछ इस तरह। ये डीजनरेट हो जाएंगे। इन्हें लिखेंगे डीजनरेटिंग न्यूक्लियस और इसे लिखेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। ये सक्रिय केंद्रक है और यही आगे जाकर के भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे ये बात देखना है। इसलिए विभजोतक ऊतक भी पाए जाएंगे, बीजाणुजन ऊतक भी पाए जाएंगे पूरी की पूरी कोशिका में। ये न्यूसेलस यानी बीजांड इकाई की संरचना है। यहीं पर आपका एक परिभाषा तैयार होता है गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो यहां पर बताते हैं जो मेगा स्पोर मदर सेल है यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये बात यहां पर जानते हैं एक परिभाषा के रूप में। फिर ये जो संरचना बनी जो बीच में जनरेटिव न्यूक्लियस है या जनरेटिव स्पोर्स है वो कुछ अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ इनके संरचनाओं में कुछ विशेष प्रकार की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन आएगा। जो सक्रिय केंद्रक थे गुरु बीजांड के अंदर जनरेटिव केंद्रक जो थे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। बाकी जो 3 थे वो डीजनरेटिव वाले कुछ इस तरह बन जाएंगे। ये हो गए डीजनरेटिव और ये हो गए सक्रिय वाले स्पोर। अब यहां पर लिखेंगे डीजनरेटिंग न्यूक्लियस और इसे लिखेंगे फंक्शनल
मेगा स्पोर लिख सकते हैं, मेगा स्पोर, क्योंकि यही बना था। तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है, कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक मेगा स्पोर, यही भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे। भ्रूण कोश, अब ये मेगा स्पोर की कोशिकाओं में वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। तो वृद्धि होने के बाद इस तरह एक कोशिका बन गई। इनके अंदर जो केंद्रक पाए गए, वो केंद्रक विभाजित होकर के दोनों सिरों पर एक एक केंद्रक बनाएंगे, दोनों सिरों पर एक एक केंद्रक बनाए। फिर कुछ समय के बाद फिर इन्होंने पुनः विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ किया। तो इस तरह पुनः विभाजन की प्रक्रिया हुई। तो केंद्रक अभी दो बने, दोनों सिरों की ओर, एक निभाग की ओर, एक बीजांड द्वार की ओर। अब दोनों सिरों में यही केंद्रक संख्या में वृद्धि करके ये 4 हो जाएंगे, 2 से 4 4। फिर कुछ समय के बाद फिर यहीं पर वृद्धि किया, फिर एक दूसरी संरचना बन गई और यहां पर केंद्रकों की संख्या 4 4 हो गई, 4 4। ये न्यूक्लियाई कहलाए। अब यहां पर 4 4 केंद्रक बन गए। फिर एक बार कोशिका का निर्माण होगा और इन कोशिकाओं में एक एक केंद्रक मध्य की ओर चले जाएंगे और यहां पर बीच में इनमें वैक्यूल बचेंगे। कुछ इस तरीके से रिक्तिका बच जाती हैं, तो ऐसे रिक्तिका को भी प्रदर्शित कर देंगे। ये रिक्तिका हो गए, ये रिक्तिका हो गए। यहां पर जो 4 4 केंद्रक थे, अब वो 3 3 बचेंगे। और एक एक केंद्रक मध्य की ओर चले आते हैं। बीच में वैक्यूल यानी रिक्तिका भी पाई जाएगी इस तरह। अब यहां पर केंद्रकों की संख्या 8 हो गई। अब इनमें से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। ये कोशिका के साथ केंद्रक व्यवस्थित हो जाएंगे। किस प्रकार होंगे? एक कोशिका कुछ इस प्रकार से बने। पहले तो इस तरह संरचना बन गई। यहां पर बीजांड द्वार की ओर 2 छोटे छोटे कोशिका बन जाएंगे और एक बड़ा कोशिका होगा। फिर मध्य में जो 2 केंद्रक पाए गए थे न्यूक्लियाई, वो 2 भागों में बटे हुए दिखाई देंगे। नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से 3 कोशिकाओं में बने हुए दिखाई देंगे इस तरह। अब यहां पर केंद्रक ये व्यवस्थित हो गए। फिर कुछ समय के बाद ये लास्ट स्टेज जो बनता है फीमेल गैमेटोफाइट का बनता है। मादा युग्म कोदभेद या भ्रूण कोश की संरचना परिपक्व बन जाती है। कैसे बन रही है ये आप लोग देख रहे हैं और देखते जाइएगा भैया। और रफ पर या कॉपी पर आप लोग बनाते चलना साथ साथ में, ताकि डायग्राम याद हो जाएगा। यहां की कोशिका इस तरह हो गई और ये कोशिका कुछ बड़ी हो गई। जो बीच में थे केंद्रक, वो संयुग्मित होने के बाद सेकेंडरी यानी द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लिए और निभाग की तरफ इस तरह एक कोशिका पाई। अब यहां पर सभी का नामकरण कर लेंगे। एक केंद्रक ये हो गया, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए और ये। यहां पर सभी का नामकरण करेंगे। यहां पर लिखेंगे न्यूक्लियाई। इसे आप लिख सकते हैं न्यूक्लियाई।
ये जो बीच बीच में आपको रिक्त स्थान दिख रहा है इसे लिखेंगे वैक्यूल यानी रिक्तिका। इसे लिखेंगे सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर न्यूक्लियाई चार चार केंद्रक में थे, अब यहां पर एक केंद्रक ऊपर से एक केंद्रक नीचे से यहां मध्य में चले आए, इन्हें कहे पोलर न्यूक्लियाई। ऐसे आप लिख सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ध्रुवीय कोशिका, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक ये बन गए। अब यहां पर जब कोशिका बन गई तो कोशिका बनने के बाद ये टू पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दिए, टू पोलर न्यूक्लियाई, द्विध्रुवीय केंद्रक पाए गए। ये जब संयुग्मित हो गए तब ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कर लिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिए, द्वितीयक केंद्रक बन गए संयुग्मित होने के बाद। और यहां पर ये बीजांड द्वार की ओर दो कोशिकाएं जो पाई गई, इन दो कोशिकाओं को, इन दो कोशिकाओं को, इन दो कोशिकाओं को सिनर्गिड सेल बोलते हैं, सिनर्गिड सेल यानी सहायक कोशिका। सहायक कोशिका के नीचे अंड कोशिका पाई गई, जो थोड़ी सी बड़ी कोशिका दिख रही है सहायक कोशिका से अंड कोशिका पाई गई। ये अगुणित होते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये द्विगुणित कोशिका है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस द्वितीयक यानी द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित है। ये भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, ये भ्रूण का निर्माण करेगा संलयन के बाद। आगे आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। फिर इसके बाद यहां पर एंटीपोडल सेल, तीन कोशिकाओं की बनी, ऐसे लिख सकते हैं 3 सेल, तीन कोशिकाओं की बनी एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल, इसे कहते हैं प्रतिवेशांत कोशिका, इसे बोलते हैं प्रतिवेशांत कोशिका, एंटीपोडल सेल। प्रतिवेशांत कोशिका या प्रतिमुख कोशिका सदैव निभाग की ओर पाई जाती है। ये बन गया एक परिपक्व एम्ब्रियो शक, एम्ब्रियो शक, और फीमेल गैमेटोफाइट। भ्रूणकोश या मादा युग्म कोदभिद की संरचना बन गई। अब इसे एक बार पुनः देखेंगे कैसे क्या हुआ है। गुरबीजाणु जनन अथवा भ्रूणकोश विकास की संरचना के अंतर्गत पुष्प के मादा भाग में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीन लोग पाए गए जिन्हें स्त्री केसर या कार्पल कहते हैं। और स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में, पुष्प के अंडाशय भाग में जहां से बीजांड विकसित होता है, परिपक्व होने की अवस्था में बीजांडासन ऊतक पाई जाती है। तो बीजांडासन ऊतक के द्वारा न्यूसेलस का निर्माण प्रारंभ होता है। न्यूसेलस पहले एक अध्यावरण का निर्माण करता है, एक इंटुगमिनेट का निर्माण करता है, फिर 2 इंटुगमिनेट का निर्माण करता है, फिर परिपक्व अवस्था होने के बाद न्यूसेलस बीजांडकाय को दोनों अध्यावरण घेर लेते हैं। और जहां पर शेष जगह बच जाता है उसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार। नीचे ये 2 अध्यावरण है, बाह्य और अंतः, जिसे आउटर और इनर इंटुगमिनेट कहते हैं। इंटुगमिनेट की हिंदी अध्यावरण या आवरण होती है। चलाजा का मतलब होता है निभाग, जहां से अध्यावरण विकसित होते हैं, निकलते हैं, उस भाग को हम निभाग बोलते हैं।
इसे कहेंगे बीजांड वृत्त यानी फुनिकुलस, फुनिकुलस बीजांड वृत्त। अब यहां पर बीजांड तो बन गया, लेकिन बीजांड परिपक्व कोशिका की संरचना भ्रूण कोश कैसे बनेगा बीजांड के अंदर, ये बात हमें जानना है। इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका का निर्माण कैसे होगा, तो इस बीजांड के भाग को लिया गया है। इस बीजांड के भाग के द्वारा यहाँ पर प्रथम दिखाया गया कि पहले बीजांडासन ऊतक से घिरे हुए बीजांड पाए गए, उनमें एक विशेष प्रकार की रचना बन जाती है जिसे प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं, प्राथमिक प्रपरशु कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक प्रपरशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होने के बाद प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक वित्तीय कोशिका का निर्माण हो जाता है जो बीजांड द्वार की ओर होता है, और नीचे की ओर मेगा स्पोरोजिनस सेल का निर्माण होता है, बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब परिणत विभाजन, अब रेखीय क्रम में फिर प्राइमरी पैराइटल सेल में प्राथमिक वित्तीय कोशिका में यदि विभाजन की प्रक्रिया होती है तो इनके केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और जो नीचे वाली कोशिका है वो मेगा स्पोर मदर सेल बना लेती है, दुगुलित होती है। ये पैराइटल सेल यानी वित्तीय कोशिका होती है, फिर मेगा स्पोरो मदर सेल या मेगा स्पोर मदर सेल गुण बीजाणु मार्त कोशिका, ये लीनियर टेट्राड या रेखीय क्रम में 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, 1 2 3 4, जो मेगा स्पोर सेल कहलाती है, गुण बीजाणु कोशिका कहलाती है। तो यहां पर एक परिभाषा भी तैयार होता है, गुण बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं गुण बीजाणु मार्त कोशिका से गुण बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुण बीजाणु जनन कहलाती है या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। फिर यही जो मेगा स्पोर सेल पाए गए, इनमें से 3 कोशिकाएं डीजनरेट हो जाती हैं और एक कोशिका फंक्शनल, ऐसे आप लिख सकते हैं आर करके, फंक्शनल मेगा स्पोर का निर्माण करती है। यही मेगा स्पोर जो बनी है कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक कोशिकाएं, ये आगे जाकर के कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वो अपने आकार, लंबाई, चौड़ाई में वृद्धि करके कुछ इस प्रकार की रचना बनाई, और डीजनरेट न्यूक्लियस यानी जो अब भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए थे, वो इस तरह पड़े रह गए, और जो जनरेटिक थे, जो कार्यात्मक के गुण बीजाणु थे, वो कुछ इस प्रकार से रचना बना लिया। पहले उनमें कोशिका का विभाजन नहीं हुआ, पहले केंद्रक का विभाजन हुआ। एक फंक्शनल मेगा स्पोर से 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, 2 से 4 हुए, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, बीच में जो रिक्त स्थान पाए गए वो वैक्यूल का निर्माण कर लिए, रिक्तिका का निर्माण कर लिए। फिर 2 केंद्रक में फिर विभाजन की प्रक्रिया हुई, 4 केंद्रक बन गए, ऊपर 4 नीचे 4। ये 4 केंद्रक जब बन गए, जब यहां पर 4 केंद्रक बन गए, ये 4 केंद्रक बन गए, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि यहां पर अब फिर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये न्यूक्लियाई कहलाए यानी केंद्रिका कहलाए, और इनमें से एक एक केंद्रक बीच में आ गए जो पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहलाए। ऐसे आप जानेंगे, ध्रुवीय केंद्रिका या केंद्रक लिख सकते हैं आप, केंद्रिका। फिर इनमें फिर एक प्रकार की विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ, एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ जो कोशिका के अंदर व्यवस्थित हो गए। बीजांड द्वार की ओर 2 कोशिका मिली जिन्हें बताया गया सिनर्गिड सेल, और उसके नीचे एग सेल बन गया। जो 2 केंद्र ध्रुवीय केंद्रक बने थे वो भी कोशिका के अंदर व्यवस्थित हो गए, और नीचे से एंटीपोडल सेल पाए गए निभाग की ओर। अब एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना के बारे में जानते हैं कैसे क्या हुआ। बीजांड द्वार की ओर 2 कोशिका सिनर्गिड सेल यानी सहायक कोशिका पाई गई। सहायक कोशिका से जुड़े एग कोशिका होते हैं, इन्हें फिलीफॉर्म्स एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है या एग एपरेटस कहा जाता है। इसमें सिनर्गिड सेल और अंड कोशिका सम्मिलित होकर के एग एपरेटस बनाते हैं, अंड समुच्च बनाते हैं।
फिर यहाँ पर जो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक थे, टू पोलर न्यूक्लियाई वाले भाग थे, वो संयुग्मन करके दोनों केंद्रक आपस में संयुग्मित होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक का निर्माण किया। फिर निभाग की ओर तीन कोशिकाओं में बनी एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिवेशांत कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इस तरह एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश और फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्म कोदभिद का निर्माण हुआ। एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना है, बीच बीच में ये वैक्यूल यानी रिक्तिका भी पाई गई और बीच बीच में साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक भी पाए गए। इस तरह एक भ्रूण कोश की संरचना को हम पढ़ते हैं, ये गुरु बीजाणु जनन या भ्रूण कोश के विकास की संरचना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में केवल संरचना अगर पूछता है तो 5 नंबर में आता है भैया। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक भ्रूण कोश 7 कोशिकीय, ऐसे आप बता सकते हैं 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होते हैं। 8 केंद्र एक भ्रूण कोश में यानी मादा युग्मकोद्भिद में एक भ्रूण कोश में 7 कोश का 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये आज का टॉपिक था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिगर के साथ चलिएगा, बनाते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। थैंक यू, गुड बाय।